फ्रेंड्स। तो आज दोबारा से मैं अपने आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और आप सभी लोग केवल और केवल न तो सब्सक्राइब, ना आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है। अगर आपको जानना है तो आपको चीज़ों में कमेंट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, कमेंट भी ऐसे नहीं कि बेफालतू के जो आपको लगता है केवल वही चीज़ पूछेगा। अनाप शनाप कमेंट करके आप अपना भी वक्त जाया मत करिए और ना ही हमारा वक्त जाया करें। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने डेरिवेशन यानी अनाच्छादन का पार्ट 2 इंक्लूड कर रहा हूँ। और इसमें बेसिकली मैं केवल आपको जितनी भी जो भूआ स्थलाकृतियाँ हैं जिनका निर्माण धरातल पर होता है, मैं केवल और केवल आपको वो बताऊंगा। और अगर किसी स्टूडेंट को उसके अंदर अगर ये जानना है कि ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा। मैं आपको PDF फॉर्म उसकी अवेलेबल करा दूँगा। तो जैसा कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अनाच्छादन क्या होता है और क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं या किस बेसिस पर धरातल का निम्नीकरण किया जाता है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी गतिक कारक इस धरातल पर विद्यमान है, जैसे कि समुद्री तरंग, ग्लेशियर, पवन, भूमिगत जल, इन सब के द्वारा जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, आज हम उसके बारे में इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अनाच्छादन के तहत सबसे पहले जो गतिक कारकों में आपका इंक्लूड होता है वह है पवनें। पवनों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ये आपके सामने पर एक फ्लो चार्ट बना है जिसके माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके गतिक कारक होते हैं उनसे केवल और केवल 2 ही प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक है आपका अपर्दन जनित और दूसरा है निक्षेप जनित। अपर्दन जनित आप पहले पढ़ चुके हैं, निक्षेप जनित ये भी आप पहले समझ चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पवनों के द्वारा कौन कौन सी अपर्दन जनित स्थलाकृतियाँ हैं। तो पहला जो अपर्दन जनित स्थलाकृतियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है वो है आपका इंसेलवर्ग, दूसरा है आपका छत्रक शिला, तीसरा है आपका जूजे, चौथा है आपका यार्डन और पांचवा है आपका भूस्तंभ। ये स्थलाकृतियाँ पवनों के द्वारा अपर्दन जनित के परिणाम स्वरूप बनती हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा समझ रहे होंगे या ऐसा सोच रहे होंगे कि आज तक तो हमने ज्योग्राफी में ये चीज़ें नहीं पढ़ी, तो आज हमें क्या पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके जितने भी अच्छे एग्जाम हैं, चाहे आप अपने स्टेट के कोई भी ग्रुप सी के एग्जाम दीजिए या कोई भी स्टेट के आप अच्छे एग्जाम दीजिए जिसमें आपका लोअर PCS या कोई भी एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पर ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। शायद मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन 2016 या 17 की बात है, हमारे एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था इसी पवनों के द्वारा अपर्दन जनित स्थलाकृतियों के अंतर्गत। तो ये तो थी आपकी अपर्दन जनित स्थलाकृतियाँ। अब हम जानते हैं निक्षेप जनित स्थलाकृतियों में कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ पवनों के द्वारा बनाई जाती हैं। सबसे पहले बालू का स्तूप, दूसरा है आपका बरखान, तीसरा है आपका घासी और चौथा है लोयस का पठार। अब सवाल ये कि इन स्थलाकृतियों का निर्माण जो पवनों के द्वारा किया जाता है, क्या यह धरातल पर हर जगह किया जाता है या किसी एक विशेष क्षेत्र में। तो ध्यान देने योग्य बात यह है इसमें कि पवनों के द्वारा जो भी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, ये केवल और केवल आपकी मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाएगा। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। केवल और केवल कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों के अलावा इन स्थलाकृतियों को आप अन्य जगहों पर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आपने अपर्दन जनित देख लिया, निक्षेप जनित देख लिया, लेकिन निक्षेप जनित में एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी निक्षेप जनित स्थलाकृतियां हैं जो पवनों के द्वारा
सभी के लिए आवश्यक परिस्थितियां होना आवश्यक है। आवश्यक परिस्थितियां कहने का मतलब फेवरेबल कंडीशन। तो हम इसको समझते हैं कि जो पवनों के द्वारा निक्षेप जनित स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले वायु का वेग यानी पवन का वेग अत्यधिक होना चाहिए। पहला ये आपका फेवरेबल कंडीशन है निक्षेप जनित स्थलाकृतियों के अंतर्गत कि पवन का वेग अत्यधिक होना चाहिए। अगर पवन का वेग अत्यधिक नहीं है तो आपकी ये निक्षेप जनित स्थलाकृतियां मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं बन पाएगी। ठीक। दूसरा कि वायु के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। ठीक। पहला आपने देखा क्या कि पवन का वेग अत्यधिक होना चाहिए। दूसरा आपने देखा कि वायु के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। ठीक। अगर वायु के मार्ग में अवरोध होगा तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि वायु इन स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं कर पाएगी। और तीसरा जो सबसे बेसिक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है रेत की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए। ठीक। तो क्या बताया, ये तीन आपकी आवश्यक परिस्थितियां हैं इन पवनों के द्वारा निक्षेप जनित स्थलाकृतियों के अंतर्गत। पहला कि पवन का वेग अत्यधिक होना चाहिए। दूसरा वायु के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। थर्ड वाली रेत की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए। तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन है। अब इसमें से मैं अगर आपसे बात करूं तो जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आज से प्रीवियस 2-3 साल पहले एक सवाल हमसे पूछा गया था। वो सवाल था छत्रक शिला कि छत्रक शिला का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। शायद मैं अगर आपको बताऊं तो ये आपका उत्तराखंड समूह ग के VPTO का क्वेश्चन था, वीडियो का सॉरी। ठीक। तो उसमें हमसे सवाल पूछा गया था। अब निक्षेप जनित में एक आप देख रहे हैं लोयस का पठार, इसको अपने माइंड में बिठाइएगा। ये सवाल आपके नॉर्मली हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि लोयस का पठार कहाँ स्थित है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोयस के पठार की स्थिति जो है वो चीन में है। अब कभी आपसे कोई पूछ सकता है या कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि लोयस के पठार का निर्माण कैसे होता है। तो जब आप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे तब आप एक महाद्वीप पढ़ेंगे, वहां पर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल स्थित है, सहारा मरुस्थल। तो जब वायु वहां से चलती है तो सहारा मरुस्थल से अपने साथ रेत की मात्रा को लेते हुए चलती है और जैसे ही वो चीन के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वहां पर वायु के मार्ग में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु उन बालू के कणों को वहीं पर निक्षेप कर देती है, यानी छोड़ देती है या जमा कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके लोयस के पठार का निर्माण होता है। ठीक। तो ये तो थी आपकी क्या पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां जो धरातल पर निर्मित होती हैं। अब हम आगे जानेंगे दूसरे गति कारकों में कि ग्लेशियरों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण हमारे धरातल पर किया जाता है। सबसे पहली बात, अब आपको इसमें एक चीज समझनी आवश्यक है, वो चीज है आपकी हिंगन। तो इसमें देखिएगा कि आप जब पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे, जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो वहां जो आपकी वर्षा होती है वो वर्षा आपकी द्रव के रूप में न होकर ठोस के रूप में होती है। ठीक। आपने देखा होगा
आप उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां आपको वर्षा किस माध्यम में दिखेगी, वो दिखेगी ठोस के रूप में। तो होता क्या है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार जब ठोस के रूप में वर्षा होती है तो वहां अत्यधिक संचय हो जाता है किसका, बर्फ का। और यही बर्फ जब अत्यधिक संचय के कारण धीरे धीरे अपने गुरुत्व के प्रभाव के कारण नीचे की ओर सरकती जाती है और नीचे की ओर सरकने के परिणाम स्वरूप वो अपवर्तन जनित और निक्षेप जनित दो तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो आइए हम अपवर्तन जनित में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ग्लेशियरों या नदों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले आपके अपवर्तन जनित में यू आकार की घाटी जो हिमनदों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, होता क्या है कि हिम अपने गुरुत्व के प्रभाव के कारण नीचे की ओर अग्रसर होता है, तो जो उसके मध्य का हिस्सा होता है बर्फ उस मध्य के हिस्से को अत्यधिक गहरा कर देती है, जिसके कारण आपके यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है या यू आकार की घाटी का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है। दूसरा सर्प, तीसरा फ्योर्ड, चौथा है आपका पैटर्नमास्टर झील यानी झीलों की माला, और लास्ट वन है हिमसोपान। तो ये जो स्थलाकृतियां हैं इनका निर्माण ग्लेशियरों के द्वारा अपवर्तन के परिणाम स्वरूप किया जाता है। ये तो हमने जान लिया अपवर्तन जनित के अंतर्गत। अब हम जानने की कोशिश करते हैं निक्षेप जनित स्थलाकृतियों के अंतर्गत कि ग्लेशियर निक्षेप जनित स्थलाकृतियों के तहत कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हिमोर या टिल, ठीक, दूसरा है आपका ट्रम्बलिन, तीसरा है आपका एस्कर और चौथा है आपका केव। तो ये दो गतिक कारकों को मैं यहाँ पर सम्मिलित किया। इन दो गतिक कारकों में एक आपका पवन और दूसरा आपका ग्लेशियर, ठीक। और केवल अभी आप इनको याद करिएगा। आपको अगर मैं कहूँ कि आपको इसको डिफाइन करना है तो शायद आपको थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हम इसको डिफाइन कैसे करें। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप कोशिश करिएगा। कोशिश कैसे, देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि पौधों के द्वारा जो निर्मित अपवर्तन जनित स्थलाकृतियों में इंचेल वर्ग है, इसको डिस्क्राइब करिए। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक फंडा, आपको ये चीज हर किसी में लिखनी पड़ेगी। पौधों के अंतर्गत ये चीजें आपको हर किसी में लिखनी पड़ेगी। देखिए कैसे, इसमें लिखना पड़ेगा आपको इंचेल वर्ग, आगे पर डैश करके लिखिएगा, पौधों द्वारा निर्मित अपवर्तन जनित स्थलाकृति है, ठीक। और ये स्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि पौधों के द्वारा निर्मित मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनी हुई आकृति को इंचेल वर्ग कहा जाता है। अभी कैसे बनती है ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। अब एग्जाम्पल लीजिए कि आप एक रबर और एक स्टील को अपने पास रखिए और आप जब उसका अपवर्तन करेंगे, कहने का मतलब जब आप उसको काटेंगे या तोड़ेंगे, कुछ भी चीज करेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि रबर जो है वो बहुत जल्दी और बहुत ही कम समय में स्टील की अपेक्षा क्या हो सकती है, अपवर्तन कर सकती है। कहने का मतलब आप उसको बहुत इजीली काट सकते हैं। तो ऐसा ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। चट्टानें वहां पर होती हैं, तो चट्टानों में क्या होता है, एक आपकी कोमल चट्टान होगी और एक आपकी मुलायम चट्टान होगी, मतलब सॉरी कठोर चट्टान होगी, ठीक। एक कठोर और एक आपकी मुलायम। अब देखिए, जब वायु चलेगी तो भैया क्या करेगी, वो जो भी कोमल चट्टान है उसको क्या करेगी, अपवर्तित करेगी। और सॉरी, दोबारा सुनिएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों को या कहीं भी आप कहिए तो चट्टानें आपकी दो तरह की पाई जाएंगी, एक आपकी कठोर और एक आपकी मुलायम। तो पवन क्या करेगी कि कोमल चट्टान का अपवर्तन बहुत जल्दी करेगी कंपैरिजन टू किसके, कठोर चट्टान के। तो जिसके परिणाम स्वरूप आपकी ये आकृतियां आपको देखने को
मिलेंगी। ठीक, तो ये आपने दो गति कारक पढ़े, इन गति कारकों को थोड़ा समझिएगा। अगर आपको किसी को इसके अंदर जानना है कि ये कैसे, तो मैं बाय डायग्राम, बाय आपके डिस्क्राइब करके आपको पीडीएफ के थ्रू अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो हम समझ चुके हैं कि गति कारकों में पवनों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है और ग्लेशियरों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि नदियों के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। स्थलाकृतियां, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केवल और केवल दो ही तरीके से संभव है, और वो दो तरीके हैं आपके अपवर्तन जनित और निक्षेप जनित। तो आइए नदियों के द्वारा हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण अपवर्तन जनित के तहत किया जाता है। तो सबसे पहले वी आकार की घाटी, उसके बाद गार्ज, उसके बाद कैनियन, उसके बाद जलप्रपात यानी जलप्रपात जिसे आप झरने बोल सकते हैं, उसके बाद छिपरेखाएं और उसके बाद नदी विसर्ग। ठीक, तो ये आकृतियों का निर्माण नदियों के द्वारा अपवर्तन जनित के तहत किया जाता है। आइए अब हम निक्षेप जनित के अंतर्गत देखते हैं। तो निक्षेप जनित के अंतर्गत जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बांगर सेल, खादर सेल और डेल्टा। बांगर खादर आप ड्रेनेज सिस्टम में आगे को पढ़ेंगे कि नदियों के द्वारा जो अवसाद बहाकर ले जाया जाता है और जब उसे एक जगह पर निक्षेप किया जाता है तो वो आपकी खादर सेल कहलाएगी, और जब वो दोबारा से अपने अवसादों को दोबारा से ले जाएगी तो उसे हम बोलते हैं बांगर सेल या खादर मिट्टी या बांगर मिट्टी आप इसे बोलते हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है आपकी डेल्टा। डेल्टा को आप समझने का प्रयत्न करिएगा। डेल्टा एक ग्रीक अक्षर है और इसका साइन आप मैथमेटिकली में अगर देखेंगे तो ट्रायंगल के शेप में होता है। ठीक, और कैसे नदियों के द्वारा इस डेल्टा का निर्माण किया जाता है ये मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूँ। देखिए, नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण अपनी वृद्धावस्था में करती हैं। कौन सी अवस्था में? वृद्धावस्था में। एग्जाम्पल, जैसे हम यंग हैं और अगर हमारे सामने कोई ओल्ड आ जाए यानी बूढ़ा आदमी आ जाए, हम अगर एक्सपेंडिचर के मामले में कहेंगे तो हम खर्चे ज़्यादा करते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी खर्चे कम करता है। तो वैसे नदियाँ जो हैं इस डेल्टा का निर्माण अपने वृद्धावस्था में करती है। ये इसकी आवश्यक परिस्थितियां हैं। ये नदियां अपने डेल्टा का निर्माण कब करेंगी? वृद्धावस्था में करेंगी। ठीक, दूसरा कि नदियों में अवसादों की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए। पहला पॉइंट आप पढ़ चुके कि इस डेल्टा का निर्माण नदियां जो हैं अपने वृद्धावस्था में करती हैं। दूसरा पॉइंट कि डेल्टा के निर्माण में अवसादों की भूमिका प्रमुख रहती है। अगर अवसाद कम होंगे तो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाएगी। और तीसरा, जहां पर भी इन डेल्टाओं का निर्माण होगा वहां पर सागरीय या समुद्री तरंगों का प्रभाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये तीन आप इनकी फेवरेबल कंडीशन पढ़ चुके हो डेल्टा के अंतर्गत। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं कि अगर जहां पर भी डेल्टा का निर्माण हो रहा है, अगर वहां पर समुद्री तरंगें होंगी तो डेल्टा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको थोड़ा सोचें। ठीक, तो ये हम डेल्टा के अंतर्गत आवश्यक परिस्थितियां समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि डेल्टा के प्रकार कितने होते हैं। तो बेसिकली नदियां 4 प्रकार के डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। एक है आपका चापाकार डेल्टा, दूसरा है आपका दंताकार डेल्टा, तीसरा है आपका पक्षीपात या पंजाकार डेल्टा, और चौथा है ज्वारनदमुख डेल्टा। अब अगर मैं चापाकार डेल्टा की बात करूं तो
सिंधु, इन नदियों के द्वारा चापाकार डेल्टा का निर्माण किया जाता है। चापाकार मतलब चाप के आकार का निर्माण। दंताकार के तहत आप अगर यूरोप में जाएंगे तो हिब्रो, राइन, ये नदियां दंताकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जब आप उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो एक नदी वहाँ पर बहती है मिसिसिपी या मिसौरी, ये आपके पक्षीपात या पंजाकार डेल्टा का निर्माण करेंगे। इनको ध्यान रखिएगा, इसके आगे पर इनको नोट डाउन करिएगा। क्या? चापाकार डैश गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु, दंताकार हिब्रो, कॉमा राइन, कॉमा सीन भी आप इसे कह सकते हैं। पक्षीपात में आप कहेंगे मिसौरी या मिसिसिपी नदियाँ। तो ये आपका अनाच्छादन के तहत 3 प्रमुख गति कारक जिनके द्वारा धरातल पर स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, इनको आप देखिए और इनको याद करने की कोशिश करें। तो यही मैं आपसे दोबारा